ठीक है, एक बार रिवाइज करा देता हूँ, फिर जो बचे हुए रूल्स है वो भी खत्म कर लेते हैं, और फिर मैं वो भी सेटअप करवा दूंगा कि कैसे जो है डेटाबेस वगैरह बनाना है। ठीक है, तो हम लोगों ने ईएफ कॉर्ड्स के रूल पढ़े थे, जिसमें से पहला जो रूल था वो था इंफॉर्मेशन रूल। इंफॉर्मेशन रूल कहता है कि चाहे यूजर का इंफॉर्मेशन हो या मेटा डेटा हो, ठीक है, वो दोनों दोनों तरह का जो टेबल का डेटा होगा, ठीक है, मतलब मेटा डेटा और यूजर डेटा, दोनों दोनों टाइप का जो डेटा होगा, वो जो है मतलब उसका दोनों का डेटा कैसे स्टोर होगा, टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होगा। और ये इससे ये पता चलता है कि जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है आरडीबीएमएस का, वो टैबुलर फॉर्मेट में होता है। ठीक है, फिर आता है गारंटेड एक्सेस रूल। गारंटेड एक्सेस रूल कहता है, गारंटेड एक्सेस रूल का जो सीधा सीधा सिद्धांत है, उसके लिए आप एक क्वेरी याद रखो, जैसे कि सेलेक्ट आईडी नेम कॉमा क्लास एज फ्रॉम यूजर्स। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आईडी और नेम है, राइट, जैसे अगर मैं ध्यान से रखूं तो एक, तो यहाँ पर क्या है, एक तो आईडी है, नेम है, आईडी है, नेम है, क्लास है और एज है। ये क्या है, ये कॉलम्स और एट्रीब्यूट कह सकते हैं, कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स। इसके बाद जो यूजर है वो एक टेबल का नाम, राइट, और यही चीज जो आईडी है वो एक प्राइमरी की है। ठीक है, अगर आपको इसको समझने में थोड़ा सा दर्द होता है, मतलब इसको समझने में थोड़ा सा अगर आपको समस्या आती है, तो मेरे हिसाब से आप ये वाली डेफिनेशन, मतलब ये वाली क्वेरी याद रखें, और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी इस चीज को लेकर। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिख दूं सेलेक्ट, जैसे मैं यहाँ लिख दूं सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टार या सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा एज कॉमा, या सॉरी क्लास कॉमा एज, राइट, और यहाँ पे लिख दूं फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल टू 10। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो आईडी मैंने लिखा है, यहाँ पे जब मैं लगाता हूँ वेयर के साथ, जब मैं वेयर के साथ आईडी इक्वल टू 10 लिखता हूँ, तो इस बात की गारंटी है कि यहाँ पर आईडी ही इसलिए यूज की गई है क्योंकि आईडी क्या है, प्राइमरी की है। और प्राइमरी प्राइमरी की जो होती है वो नॉन, मतलब एक वो एक एटॉमिक वैल्यू है जो कि यूनिक होती है। ठीक है, तो इसकी मदद से आप रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हो। मतलब अगर आप ऐसा कॉम्बिनेशन यूज करते हो, मतलब टेबल यूज करते हो, कॉलम यूज करते हो, और एक प्राइमरी की यूज करते हो, तो इस बात की गारंटी है, तो ये रूल क्या कहता है, द गारंटेड एक्सेस रूल, मतलब इस बात की गारंटी लेता है कि आप जो है डेटा सक्सेसफुली रिट्रीव कर पाएंगे। तो ये यही बोलता है कि ईच डेटा एलिमेंट इज गारंटेड टू एक्सेस लॉजिकली विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल प्राइमरी की एंड अ एट्रीब्यूट नेम। तो कहता है कि किसी भी डेटा से, किसी भी डेटाबेस से आप टेबल के माध्यम से, मतलब टेबल टेबल यूज कर लीजिए, और जो है मतलब एक बार टेबल, मतलब टेबल यूज कर लीजिए, साथ ही साथ क्या बोल सकते हैं उसको, टेबल यूज कर लीजिए, कॉलम यूज कर लीजिए। ठीक है, टेबल हो गया, कॉलम हो गया और प्राइमरी की, तो मतलब इन सब के कॉम्बिनेशन की मदद से आप आराम से कोई भी डेटा निकाल सकते हैं डेटाबेस से। फिर आता है सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ द नल वैल्यूज। हमको पता है कि जो नल होता है वो एक स्पेशल डेटा टाइप होता है, इसको एक नॉर्मल वैल्यू की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर ये वाली क्वेरीज देखें, राइट, तो जैसे फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इज ग्रेटर देन 2, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इज इक्वल टू 1002, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इज इक्वल टू नल, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, 2 एक वैल्यू है, 1002 एक वैल्यू है, तो ये सब एक वैल्यू है, राइट। तो इन सबको आप डायरेक्टली वेयर क्लॉज के साथ यूज करके डाटा निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मान लो आपको नल डेटा निकालना है, और आप सोच रहे हो कि क्वेरी हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इज इक्वल टू नल, तो ये इनवैलिड होगा, बिकॉज मैंने तो बताया कि नल एक वैल्यू नहीं है, नल एक स्पेशल वैल्यू है जिसका ट्रीटमेंट करने का तरीका और मैकेनिज्म सब अलग अलग होता है, राइट। तो उसी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अगर ये दिमाग में रखें, तो जो इसकी जो वैलिड क्वेरी होगी, राइट, वो होगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इज नल। तो यहां पर तुमने देखा होगा, यहां पर हमने इक्वल टू ग्रेटर देन कोई ऑपरेटर यूज नहीं किया, बेसिकली हम लोगों ने इज क्लॉज का यूज किया है। याद रहे, इज क्या है, इज एक क्लॉज है, ठीक है, इज एक क्लॉज है। वेयर एज, वेयर एज ग्रेटर देन हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया, और ये हो गया, और एंड मतलब ठीक है, ये हो गया, इसके बाद लेस देन हो गया, राइट, लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया, फिर लेस देन और इक्वल टू हो गया, ये सब क्या है, ऑपरेटर्स हैं, राइट। ये सब क्या है, ऑपरेटर्स हैं जो कि कंपैरिजन करेंगे ऑन सम वैल्यू।
ऑन सम वैल्यू, लेकिन जो इज है दैट इज डायरेक्टली, जो इज होता है ना, इज अरे इज क्लॉज क्लॉज बोलूंगा मैं इसे, इज यूज्ड विद नल वैल्यूज। ठीक है, तो हमने, तो बेसिकली हमने नल वैल्यूज के साथ इसको यूज किया ना, ये यही कहता है, यही कहता है कि देयर शुड बी, एवरी डेटाबेस शुड हैव अ सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ अ नल वैल्यूज। मतलब जब भी कभी आप नल वैल्यूज देखें तो ऐसा नहीं कि नल वैल्यूज देखा और उसको नॉर्मली ट्रीट कर लिया। डेटाबेस में जो नल वैल्यूज होती हैं वो एक स्पेशल डेटा टाइप होती है जिनको बहुत ही सिस्टमैटिकली ट्रीट करना करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जो जो आप एक्सपेक्टेड कर रहे हैं रिजल्ट को, वो आपको नहीं मिलेगा। अगला कॉन्सेप्ट होता है एक्टिव एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग रूल। ये क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी डेटाबेस कैटलॉग में हमारे पास दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है, एक होता है यूजर डेटा, मतलब एक यूजर रिलेटेड डेटा, और एक होता है डेटा ऑफ द डेटा, मतलब जो डेटाबेस का ही इंटरनल डेटा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इंफॉर्मेशन स्कीमा हो गया, माई स्किल टेबल हो गई, टेस्ट टेबल हो गई, परफॉर्मेंस स्कीमा हो गई, पीएचपी माई एडमिन हो गई, ये सब इंटरनल डेटाबेस की टेबल्स होती हैं जो कि डेटाबेस स्वयं की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए स्टोर करता है। तो ऑनलाइन, तो एक्टिव ऑनलाइन डेटा कैटलॉग रूल कहता है कि भैया ऐसा नहीं करना है कि मेटा डेटा को स्टोर करने के लिए कोई अलग से डेटाबेस यूज करना है, या यूजर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए अलग से डेटाबेस स्टोर करना है। मतलब ये कहता है कि एक ही डेटाबेस में दोनों होना चाहिए, और जो मैकेनिज्म आप फॉलो कर रहे हो यूजर का डेटा निकालने के लिए, मतलब जिन क्वेरी की मदद से, जैसे आपने लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स टेबल, तो उसी तरीके से अगर आप लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई एसक्यूएल टेबल या सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों क्वेरी मतलब एक ही डेटाबेस में सेम मैकेनिज्म से, जैसे आप यूजर्स का डेटा निकाल रहे हो, यूजर इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, वैसे ही आप मेटा इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पांचवा रूल कहता है कंप्रिहेंसिव डेटा सब क्वेरी लैंग्वेज। अब देखो सब क्वेरी लैंग्वेज का मतलब पहले क्या है, पहले ये समझ लो कि सीक्वल जो एसक्यूएल है, जो एसक्यूएल है, राइट, जो एसक्यूएल है उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कहने का तात्पर्य ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का मतलब मैं इसे बोल सकता हूँ क्वेरी क्वेरी लैंग्वेज इन जनरल, इन जनरल। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल क्वेरीज होती है, जैसे कि सर एक होता है डीडीएल, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राइट। फिर आता है सर डीएमएल, ठीक है। फिर आता है सर, ठीक है, और फिर आता है सर डीक्यूएल, फिर आता है सर डीसीएल, डीसीएल, फिर आता है सर डीक्यूएल, फिर आता है डीएसएल। फुल फॉर्म सर डेटा डेफिनेशन है, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, फिर आता है डेटा स्टोरेज। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो ये सारी की सारी लैंग्वेजेस, मतलब ये सारी की सारी क्वेरी सब क्वेरी हुई कि नहीं? ठीक है, तो एसक्यूएल इज डिवाइडेड इनटू सब क्वेरी लैंग्वेजेस। ठीक है, ये कुछ सब क्वेरी लैंग्वेजेस होती हैं। मैं बेसिकली पहले भी इसको थोड़ा सा पढ़ाया हूँ, लेकिन थोड़ा सा इस बार डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास और भी जो है कॉन्सेप्ट होता है, मतलब जैसे एसक्यूएल इज डिवाइडेड इनटू सब क्वेरी लैंग्वेज, तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा डीडीएल आ जाएगा। डीडीएल का मतलब डेटा डिफाइन करने वाली लैंग्वेज, डीएमएल मतलब डेटा को मैनिपुलेट करने वाली लैंग्वेज, डीक्यूएल का मतलब हो गया डेटा को क्वेरी करने वाला, मतलब सेलेक्ट को किस तरीके से चलाया जा सकता है। डीसीएल का मतलब होता है डेटा कंट्रोल करने वाला लैंग्वेज, मतलब किस बंदे को क्या दिखाना है। टीक्यूएल का मतलब ट्रांजेक्शन, जब भी ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट्स यूज करते हैं ना, जैसे कमिट हो गया, रोल बैक हो गया, सेव चेक पॉइंट हो गया। ठीक है, डीएसएल हो गया डेटा को किस तरीके कितने तरीके से स्टोर किया जा सकता है, उसे बोलते हैं डेटा स्टोरेज। तो ये कहता है कि हर डेटाबेस को, राइट, हर डेटाबेस को
हर डेटाबेस को सब क्वेरी लैंग्वेज का जो है मतलब मैकेनिज्म देना चाहिए। तो बेसिकली कहता है कि कोई भी डेटाबेस, किसी भी डेटाबेस को हम एफिशिएंट तभी कहेंगे जब वो मिनिमम तीन तरह की लैंग्वेज तो प्रोवाइड ही करे। कौन कौन सी तीन लैंग्वेज, मतलब तीन तरह की कौन कौन सी, जैसे डीडीएल, ठीक है, डीएमएल और डीक्यूएल, जो कि ये लिखा हुआ है देखो। A crucial important component of any efficient database system is the ability to offer an understandable data manipulation language that facilitates defining। डिफाइनिंग का मतलब यहाँ पर डीएमएल के बारे में बात कर रहा है, सॉरी डीडीएल के बारे में बात कर रहा है। क्वेरिंग का मतलब हो गया तुम्हारा डीक्यूएल, ठीक है। और मॉडिफिकेशन इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटाबेस की बात कर रहा है बोले तो डीएम, ठीक है। तो इतनी तरीके की लैंग्वेज का एक्सेस सामने वाले के पास होना चाहिए, ये है कहानी, राइट। अब आता है एनी, तो यही बोला है ना कि एनी डेटाबेस मस्ट प्रोवाइड डीडीएल, डीएमएल एंड डीक्यूएल टू एफिशिएंटली मैनेज द डेटा इन द डेटाबेस। फिर आता है व्यू अपडेट डेटाबेस। व्यू अपडेट डेटाबेस क्या होता है, जनरली टेबल, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जिसको हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्शन। क्या कॉन्सेप्ट होता है, अब्स्ट्रैक्शन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अब्स्ट्रैक्शन? अब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है, क्या मीनिंग होता है अब्स्ट्रैक्शन का मतलब? अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है क्या होता है, अ, क्या बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हाइडिंग दी डेटा, हाइडिंग दी इंपॉर्टेंट डेटा एज पर द यूजर रोल, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है यूजर के रोल के अकॉर्डिंग, ठीक है, यूजर के रोल के अकॉर्डिंग। बेसिकली एक्सेस रूल बोल सकते हो इसे, एक्सेस रूल, ठीक है। एक्सेस रूल का मतलब ये हो गया कि मतलब अलग अलग यूजर को अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन दिखाने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। मतलब जरूरी नहीं है, अब जैसे डेटाबेस एडमिन जो होता है, अब डेटाबेस एडमिन जो है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन देख सकता है, लेकिन डेवलपर सारी की सारी इंफॉर्मेशन नहीं देख सकता, राइट। तो कहने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे हमारे पास क्या होता है, कहता है कि ये कहता है कि भाई जैसे मान लो हमारे पास कोई ओरिजिनल टेबल है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल दिया था, ये इसको आप इसे, ये बहुत अच्छा रियल टाइम एग्जाम्पल है। कंसिडर कर लो, कंसिडर वी हैव अ यूजर टेबल, कंसिडर वी हैव अ यूजर टेबल, ओके। एंड अ यूजर टेबल, एंड अ यूजर टेबल हैज फॉलोइंग, फॉलोइंग कॉलम्स, जैसे कि नेम, आईडी, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, पासवर्ड, आधार, पैन, राइट, दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। सो अब होगा क्या कि इसमें से अब ऐसी बताओ कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि हाइड करनी चाहिए। अब देखो, अब इसमें से जैसे कि पासवर्ड हो गया, ठीक है, आधार हो गया, आधार, पैन, भाई ये जो है ना यूजर की पर्सनल क्रेडेंशियल्स में आता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन में आता है, पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में आता है, मानते हो कि नहीं मानते? ठीक है, तो ये सबको नहीं दिखनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर आप किसी बंदे को, अब मान लो एक बात समझो, सपोज, सपोज दिस डेटा इज एक्सेस्ड बाय सम डेवलपर, सम डेवलपर, ओके। सो द डेवलपर having an access of select query can automatically run, can automatically run select star, select, क्या क्या सेलेक्ट कर सकता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स टेबल। अगर वो ऐसा चला देगा तो बताओ, ही विल बी एबल टू सी, ही कैन सी, ही कैन सी पासवर्ड, आधार एंड पैन इंफॉर्मेशन, मानते हो कि मानते हो? ओके, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक अ व्यू, वी कैन मेक द व्यू ऑफ द यूजर्स टेबल with 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 only
with only columns having id, name, age, सॉरी, id, नेम एंड मोबाइल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको व्यू की क्वेरी दिखाऊं तो हम व्यू की क्वेरी कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं सेलेक्ट आईडी, नेम, एज, मोबाइल, ठीक है, फ्रॉम यूजर्स टेबल। ओके, ऐसा लिखा। और यहां मैं लिखता हूं, ऊपर लिखूंगा क्रिएट व्यू यूजर्स व्यू। ओके, यूजर्स व्यू, और व्यू ना देकर हम इसको लिख देंगे यूजर्स, यूजर इन्फो कर देंगे। ठीक है, क्रिएट व्यू यूजर इन्फो एज, एज लिखेंगे, और इस क्वेरी के अंदर हम डाल देंगे ये। तो पता है आपने क्या बना दिया? आपने एक व्यू बना दिया। अब ये, अब एक्चुअल में फर्क क्या होगा? फर्क क्या होगा ना, ये सब हम लोग सीखेंगे, डोंट वरी। ये बेसिकली क्वेरी किसकी लिखी मैंने? ये क्वेरी लिखी है व्यू बनाने की। किसकी बनाने की क्वेरी लिखी है? व्यू बनाने की। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो हमने ये व्यू बनाने की क्वेरी लिखी है। ठीक है, अब होगा क्या कि फायदा क्या होगा कि यूजर के पास ये टेबल रहेगी। ठीक है, ये एक टेबल रहेगी। ठीक है, बट इट डज नॉट कंटेन एनी फिजिकल मेमोरी। ये कोई फिजिकल मेमोरी नहीं कंटेन करता, जस्ट लाइक टेबल। ठीक है, होता क्या है जब आप टेबल क्रिएट करते हो ना, वेन एवर whenever we create a table, okay, whenever we create a table, a view is created, sorry, a table, whenever we create a table, a physical amount of memory is occupied to the table, and as the data increases in the table, the memory also increases, the memory also increases। ठीक है, that means that means the table is the real physical, the real the table has real physical data। Okay, whereas view is just a reflection of the original table। जैसे आपने परछाई को देखा होगा। ठीक है, परछाई एक प्रतिबिंब होती है, एक इमेज होती है एक तरीके से, किसकी? आपके आपके बॉडी की। लेकिन उसमें कलर नहीं होता, शैडो ब्लैक एंड व्हाइट होती है, राइट? तो इसी तरीके से जो व्यू होता है वो एक रियल टेबल नहीं होती, वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन होता है ओरिजिनल टेबल का। और ठीक है, और उस रिफ्लेक्शन में जितने कॉलम्स आप डिफाइन करोगे उतने ही वो दिखाएगा। ठीक है, तो अब्स्ट्रक्शन के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो व्यू के रिलेटेड ही वो ये कहता है कि हम, तो व्यू से रिलेटेड ये कहता है कॉट्स रूल कि एनी चेंजेस इन द व्यू मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिनल टेबल। तो ये कहता है कि भैया मान लो आपने यूजर को जो है यूजर इन्फो दे दिया। ठीक है, अब व्हेन यू हैव प्रोवाइडेड, नाउ अब देखो मैं लिख सकता हूं यहां पर, नाउ सिंस यू हैव प्रोवाइडेड यू हैव प्रोवाइडेड यूजर इन्फो टू द यूजर। ओके, यूजर इन्फो टू द यूजर, he can perform, okay, he can perform CRUD operation। वो CRUD operation तो कर ही सकता है ना भाई। he can insert the data, he can insert the data, he can update the data, and even delete the data, in user in। okay, so any changes are done, okay, any changes are done in the view must also reflect in the original table। यही है कहानी। ठीक है, मस्ट ऑल्सो इन द ओरिजिनल टेबल यूजर्स। मतलब क्या है? यही तो बोल रहा है, देखो यही तो कह रहा है एनी चेंजेस इन द व्यू मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन द मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिनल टेबल ऑल्सो। कहता है भैया कि आप व्यू में कोई भी चेंजेस करो, ठीक है, व्यू में आप कोई भी चेंजेस करो, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए किसमें? वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए ओरिजिनल टेबल में भी। ठीक है, फिर आता है सातवां रूल। कहता है हाई लेवल ऑफ द इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। तो ये कहता है कि किसी भी सक्सेसफुल डेटाबेस सिस्टम में, ठीक है, ये सारे के सारे फीचर्स होने चाहिए। मतलब आपको ये मैकेनिज्म देना होगा कि कोई भी यूजर उसमें जो है डेटा इंसर्ट कर पाए,
अपडेट कर पाए और डिलीट कर पाए, बस ये सिंपल है, ठीक है। इसके बाद आता है ये है भैया, अब 8th 9th 10th 11th और 12th ये सब हमको पढ़ना है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। सातवां कहता है, ठीक है, अ सक्सेस डेटा, सॉरी, आठवां कहता है द फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द एक्टिविटी शुड रिमेन अनअफेक्टेड व्हेन द चेंजेस आर मेड टू द फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर और मेथड्स। इसका क्या मतलब है भाई, इसका क्या मतलब है, पढ़ो जरा एक बार क्या बोल रहा है। हाँ सर, क्या लगता है क्या मीनिंग हो सकता है इसका, एक बार पढ़ो समझ में आ जाएगा, ऑलरेडी ये डिस्कस्ड है कॉन्सेप्ट। अरे बोलो भाई। आवाज नहीं आ रही क्या? एक बार पढ़ो समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। तोड़ तोड़ के पढ़ो समझ में आ जाएगा। कह रहा है द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द एक्टिविटी शुड रिमेन अनअफेक्टेड व्हेन चेंजेस आर मेड इन द फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स और मेथड। कहने का मतलब क्या है कि सिंपल वर्ड में अगर मैं तुमसे कहूं कि देखो द चेंजेस इन हाउ द डेटा इज फिजिकली स्टोर्ड शुड नॉट अफेक्ट द एप्लीकेशन। देखो जैसे एग्जांपल के तौर में मैं तुमको बताऊं, एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन इज डिवाइडेड इनटू एन टीयर आर्किटेक्चर, एन टीयर आर्किटेक्चर। एन 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 टीयर आर्किटेक्चर का मतलब क्या है, देखो एक होता है प्रेजेंटेशन लेयर, ये तो पता है ना, प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब यूआई पार्ट, यूआई एंड यूएक्स। एक होता है बिजनेस लेयर, बिजनेस लेयर में आता है, बिजनेस लेयर में आता है जहां पे बैकएंड होता है, बैकएंड। इस पार्ट में तुम फ्रंट एंड डाल सकते हो, मानते हो कि नहीं मानते। और तीसरा आता है फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर। सर ये फिजिकल लेयर क्या होती है, फिजिकल लेयर बेसिकली को बोलते हैं डेटाबेस लेयर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि देखो, ये कहता है कि अगर सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूं तो ये कहता है कि डेटाबेस में अगर कोई भी चेंजेस किए जा रहे हैं, ठीक है, डेटाबेस में अगर कोई भी चेंजेस किए जा रहे हैं, ठीक है, तो एप्लीकेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ओके। इफ यू आर चेंजिंग any changes, if you are making any changes, if you are making any changes in database, it should not, it it should not affect your application। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, मान लो तुम्हारे, ये बताओ तुमने देखा होगा हर एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन तो होता ही है भाई। अरे जब 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 मान लो एग्जाम फॉर्म की डेट आती है तो एग्जाम फॉर्म भरते हैं कि नहीं भरते, एग्जाम फॉर्म भरते हैं ना। तो एप्लीकेशन तो एंट्री तो क्रिएट होती होगी डेटाबेस में। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया यहाँ पर डेटाबेस में एंट्री हो रही है और तुम्हारा एप्लीकेशन फेल हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब डेटाबेस में कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग आपका जो एप्लीकेशन लेयर है उस पर कोई फर्क नहीं बनना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, है ना। तो ये चीज है, ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ठीक है। मतलब कुछ भी चेंजेस हो फिजिकल डेटा में, कुछ भी चेंजेस हो जो है आपके एप्लीकेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है सीधा सीधा, ठीक है। अगला आता है सर लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ये कहता है कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप डेटाबेस के स्ट्रक्चर में कोई चेंज करते हो, देखो एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड एक्टिविटी शुड रिमेन्स अनअफेक्टेड व्हेन द चेंजेस आर मेड इन द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा सच एज एडिंग एंड मॉडिफाइंग द टेबल्स। कहता है इफ यू ट्राई टू मॉडिफाई, इफ यू ट्राई टू मॉडिफाई द टेबल, modify the table using alter command, using alter command or modify command, okay, for example adding the column, adding the column,
and deleting the column or changing the type of the column. Okay, the application should not be affected, should not be affected. इसका कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि देखो, तुमको ये बात पता होगा कि डिफरेंट डिफरेंट देयर आर डिफरेंट डिफरेंट रूल्स, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स इन सॉफ्टवेयर। जैसे फ्रंट एंड कौन हैंडल करता है भैया? फ्रंट एंड हैंडल करता है यूआई, फ्रंट एंड हैंडल करता है यूआई यूएक्स वाला बंदा, यूआई एंड यूएक्स वाला बंदा, ठीक है। बैक एंड हैंडल करता है कौन? बैक एंड वाला बंदा, बैक एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर ऑब्लिक फ्रंट एंड डेवलपर। और जो तीसरा बंदा होता है जो डेटाबेस हैंडल करता है उसको बोला जाता है डीबीए, डेटाबेस एडमिन, डीबीए, ठीक है। डेटाबेस वाला बंदा, या आप बोल सकते हो अ, और डेटा वेयर हाउस, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डेटा डेटा एनालिस्ट भी इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन डेटा एनालिस्ट डेटा में डेटा के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं करते, वो सिर्फ आपको सिर्फ सेलेक्ट क्वेरी के साथ खेलना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि देखो, अब तीनों रोल अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है, मान लो डेवलपमेंट चल रहा है। अब जब डेवलपमेंट चल रहा है तो जाहिर सी बात है, फ्रंट एंड वाला अपना काम कर रहा होगा, बैक एंड वाला अपना काम कर रहा होगा, डेटाबेस वाला अपना काम कर रहा होगा। तो ये कहता है कि डेटाबेस में अगर कोई छेड़छाड़ हो रही है, मान लो, ठीक है, डेटाबेस वाला मान लो बंदा कोई कॉलम्स में कोई नई कॉलम ऐड कर रहा है, डेटा टाइप चेंज कर रहा है, ठीक है, टेबल में कॉलम्स चेंज कर रहा है, कॉलम्स मॉडिफाई कर रहा है, तो आपका अब तो मतलब आपके आपके एप्लीकेशन में ऐसी मतलब आपका एप्लीकेशन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फट जाए। समझ में आ रहा है? तो यही कह रहा है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटी शुड रिमेन अनअफेक्टेड इफ देयर इज अ चेंज इन द लॉजिकल एंटिटी ऑफ द डेटाबेस। लॉजिकल एंटिटी का मतलब ये है कि अगर टेबल में कोई भी ऑल्टरेशन कर रहे हो, कॉलम को डिलीट कर रहे हो, कॉलम का डेटा टाइप चेंज कर रहे हो, मॉडिफिकेशन कर रहे हो, तो आपका जो एप्लीकेशन है ना, वो अनअफेक्टेड होना चाहिए, सिंपल बात, ठीक है। अब आता है इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस। सर इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, किससे ये रिलेटेड है बेसिकली? देखो कह रहा है इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट शुड बी स्पेसिफाइड सेपरेटली फॉर द एप्लीकेशन एंड स्टोरेज कैटलॉग। इसका तात्पर्य क्या है? इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि आप लोगों ने फॉरेन फॉरेन की और प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट सुना है? फॉरेन की और प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट सुना है? हाँ है ना? हेलो? अरे, है ना? फॉरेन की, देखो प्राइमरी की क्या होता है, जो जैसे मान लो इस टेबल में कोई आईडी है, स्टूडेंट आईडी, ठीक है, तो वो बेसिकली कहलाएगी प्राइमरी की। अब यही प्राइमरी की अगर मान लो दूसरे टेबल में चले जाए तो इसको हम बोलते हैं फॉरेन की, ठीक है। तो एक वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, इंटीग्रिटी कांस्टेंट। इंटीग्रिटी कांस्टेंट का मतलब ये है कि एक तो होता है कि जो है दो टेबल के बीच में इंटीग्रिटी मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो 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 इसका मतलब ये है यहाँ पर इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि ऑल दी मतलब ऐसे बोल दो कि ऑल दी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो, ऑल दी कॉन्स्टेंट्स, रूल्स, ऑल दी कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट, रूल्स, कीज, ओके, should be handled, should be handled by database itself, not by the application। सिंपल मतलब ये कह रहा है, देखो बोला है दिस शुड बी ऑटोमेटिकली इन्फोर्स बाय द डेटाबेस सिस्टम, मतलब ये सीधा सीधा ये कह रहा है कि जितने भी डेटाबेस में जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, चाहे वो फॉरेन की का हो, चाहे वो नल हो, चाहे वो इनम हो, चाहे वो चेक कांस्टेंट हो, चाहे वो डिफॉल्ट कांस्टेंट हो, ठीक है। मैं एग्जांपल बता देता हूँ, एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट्स। कहता है कि चाहे जितने भी कांस्टेंट्स हों, जैसे कि सर नल कांस्टेंट हो गया, ठीक है, फिर यूनिक हो गया, राइट, यूनिक हो गया, यूनिक, अरे यार यूनिक, यूनिक कांस्टेंट हो गया, हम्म, ठीक है,
इंडेक्सिंग हो गई, इंडेक्सेस हो गया, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, नॉट नल, नल, ठीक है। और और क्या हो सकता है, यूनिक हो गया, फॉरेन की हो गया, राइट, फॉरेन की हो गया, चेक कांस्टेंट हो गया, चेक, चेक एंड डिफॉल्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि ये जितने भी कांस्टेंट है मैंने लिखे हैं, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम किसी प्राइमरी की में, ठीक है, जब तुम किसी प्राइमरी की में ऑटो इंक्रीमेंट लगाते हो, तो क्या तुम्हारी जिम्मेदारी होती है क्या कि जो है, जो नंबर है, जो नया डेटा इंसर्ट हो रहा है, उसको नई वैल्यू तुम प्रोवाइड करो? बताओ, ऐसा तुम्हारी जिम्मेदारी होती है क्या? भाई तुम लोगों ने पीडीबीसी किया है, तो जब पीडीबीसी कर रहे थे तो क्या तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि आईडी इंक्रीमेंट हो? वो डेटाबेस ऑटोमेटिक कर रहा था ना? अरे, है ना? इन केस ऑफ पीडीबीसी, when id when student record was inserted, when student record was inserted, okay, the id increment was happening automatically or not, automatically or not, ठीक है। तो डेटाबेस itself, तो डेटाबेस itself handled it, handled handled it handled it, ठीक है। तो यही कहता है इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस। इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि इंटीग्रिटी के से मतलब ही यही है कि बेसिकली जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक है, वो कोई एप्लीकेशन नहीं उसे कंट्रोल करना चाहिए, वो डेटाबेस स्वयं हैंडल करेगा। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसे समझो, क्या बोला जाए डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस, हाँ। जैसे एक बात समझो, तुमको पता होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ, देयर आर, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बेसिकली देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर, टू टाइप्स ऑफ सर्वर आर्किटेक्चर। सर्वर आर्किटेक्चर, सर्वर जो आर्किटेक्चर होता है ना, वो दो टाइप का हो सकता है। एक तो हो सकता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल, सेंट्रल सेंट्रल आर्किटेक्चर, ठीक है। और एक हो सकता है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। समझते हो इस बात? एक हो सकता है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, ठीक है। फर्क क्या होता है दोनों में? देखो, जो सेंट्रल वाला होता है, सेंट्रल वाले में ऑल डेटा ऑल डेटा फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट नोड, डिफरेंट डिफरेंट नोड का मतलब यहाँ पे सिस्टम है, ठीक है। अलग अलग सिस्टम से आने वाला डेटा इज स्टोर्ड एट सिंगल, इज स्टोर्ड एट सेंट्रल, सेंट्रल टीबी, ठीक है। और जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, द डेटा, ऑल द डेटा फ्रॉम डिफरेंट नोड्स, फ्रॉम डिफरेंट नोड्स और सिस्टम्स आर not only stored in single system but in the distributed system। फायदा क्या होता है दोनों में? फायदा बता सकते हो? फायदा ये होता है कि अगर सेंट्रल आर्किटेक्चर डिस्ट्रॉय हो गया, तो भाई सारा का सारा डेटा तो वहां पे रखा था, तो सारे सिस्टम का डेटा चला जाएगा। लेकिन क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, शायद तुम लोगों ने तुम्हारे बीटेक या एमसीए में सब्जेक्ट रहा होगा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की खास बात क्या होती है कि जो डेटा, क्योंकि अलग अलग मेन फ्रेम और अलग अलग नोट्स में रखा रहता है, तो अगर एक जगह से, अगर मान लो एक जगह का सर्वर कोलैप भी हो गया, तो आप वो डेटा दूसरी जगह से ले सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये कहता है कि, अब जरा अब इसको समझने की कोशिश करो। ये कहता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा across the multiple location should not be invisible to the user and the data system should handle the distribution transparently। मतलब ये कहता है सिंपल वर्ड्स में, अगर मैं ये कहूं कि यूजर should not be able to means, मतलब should not be able to understand whether the data is coming from central server, from central और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। मतलब ये है कि देखो,
ये बात हम सबको पता है कि हमारा जो सर्वर होता है, जैसे अब मान लो गूगल है, तो गूगल का एक सर्वर इंडिया में होगा, एक सर्वर जो है अमेरिका में होगा, एक सर्वर सिंगापुर में होगा, चाइना में होगा, अलग अलग जगह पे होगा। ये सिंपल एग्जांपल ले लो कि तुम्हारा जो है जैसे वीपीएन, वीपीएन देखा है तुम लोगों ने? वीपीएन क्या होता है? अब जैसे वीपीएन कनेक्ट करते हो तो वीपीएन क्या होता है, वीपीएन हर बार अलग अलग लोकेशन से लेता है। ठीक है, बेसिकली अलग अलग जो भी ऑपरेटर्स होते हैं या अलग अलग जो भी आईएसपी प्रोवाइडर्स होते हैं, वो अलग अलग डीएनएस सर्वर से कनेक्ट करता रहता है। उसका कनेक्शन इतना स्मूथ होता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि ये लखनऊ के सेंटर से कनेक्ट किया है, या जो है ये अमेरिका वाले से कनेक्ट किया है, या जो है मुंबई वाले से कनेक्ट किया है। समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? तो बेसिकली ये कहता है कि भले ही डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्यों ना हो, लेकिन यूजर को कभी ऐसा नहीं समझ में आना चाहिए कि यार ये डेटाबेस थोड़ा सा स्लो क्यों लग रहा है। ऐसा तो नहीं कहीं ये दूसरे सर्वर से कनेक्ट हो गया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आप सेंट्रल आर्किटेक्चर यूज करो चाहे डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर यूज करो, ठीक है, वैसे भी इस समय डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर यूज हो रहा है, सेंट्रल वाला नहीं यूज हो रहा है। तो वो कह रहा है कि आप भले ही डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर क्यों ना यूज कर रहे हो, यूजर को कभी ये पता नहीं चलना चाहिए कि डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट से आ रहा है। उसको ऐसा लगना चाहिए जैसे डेटा उसके बगल से आ रहा हो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? हेलो? है ना? मतलब उसको 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 बेसिकली कभी ये नहीं लगना चाहिए कि यार आज डेटा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरा डेटाबेस का जो कनेक्शन है वो यूएस के सर्वर से आ रहा है। अब जब यूएस के सर्वर से कनेक्ट होगा तो थोड़ा सा लेटेंसी इशू तो होगा ना। लेटेंसी का मतलब समझते हो? लेटेंसी का मतलब थोड़ा सा बैंडविड्थ स्लो होगी। और जब बैंडविड्थ स्लो होगी तो जब वो इंडिया के सर्वर से कनेक्टेड होगा तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर करेगा। तो अगर इंडिया के सर्वर से है तो हो सकता है 1 सेकंड में आ जाए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो, कंसिडर कर लो, कंसिडर कर लो कि एक क्वेरी चली। ठीक है, क्वेरी चली, यूजर ने एग्जीक्यूट किया एक क्वेरी। और क्वेरी क्या थी? क्वेरी सिंपल सी क्वेरी थी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, राइट। अब जो ये डेटाबेस था, इसके 3 जगह सर्वर रखे थे। एक एक था इंडिया में, दूसरा था यूएस में, और तीसरा था मान लेते हैं अर्जेंटीना में। ठीक है, अर्जेंटीना में। ठीक है, अब ये जो है इंडिया में मान लो, और तुमको पता है, तुमको मजाक लग रहा होगा, बहुत से सुपर कंप्यूटर्स जो है बर्फीली जगहों पे रखा जाता है, क्योंकि जब ये कंप्यूटर्स और डेटा सेंटर्स चलते हैं ना, तो इनको बहुत सारा एसी, बहुत ज्यादा वो जो है नॉइज प्रोड्यूस करते हैं, प्लस जो है ये हीट बहुत रिलीज करते हैं। तो पता है, तो अगर इंडिया वगैरह में बहुत गर्मी होती है, तो अगर मान लो यूपी में अगर कोई डीसी लगाया जाएगा ना, तो गर्म ना हो जाए, तो उसके लिए 10-10 20-20 एसी लगाए जाते हैं। तुमने एटीएम में देखा है? एटीएम चौबीसों घंटे चलता है, उसके लिए दो दो एसी लगाए जाते हैं, और कोई ना कोई एक एसी परमानेंट चलता ही रहता है। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि अगर भाई वो मशीन है ना, अगर उसको भाई वो 24/7 एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो एक डेटा सेंटर होता है, जो बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, उसको ठंडा रखने के लिए बहुत जो है अगर इंडिया में वो सर्वर है तो बहुत सारे एसीज लगेंगे। तो बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, जो जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एज्योर हो गया, ये ज्यादातर अपने सर्वर ना हमेशा यूरोपियन कंट्रीज में या ऐसी कंट्रीज में रखते हैं जो ठंडी रहती है। आई बात समझ में? तो क्या होगा कि जो जो मान लो यूएस में है, मतलब उसका रीजन भी मैं तुमको बता दिया कि क्यों जो है इतने दूर दूर रखते हैं। ठीक है, तो जैसे अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना अर्जेंटीना से अगर ये डेटा, अगर ये क्वेरी जो है अर्जेंटीना, मतलब अगर ये इंडिया के सर्वर से चलाई गई, अरे यार, अगर ये इंडिया के सर्वर पे चलाई गई, अगर ये यूएस के सर्वर से चलाई गई, और अगर ये अर्जेंटीना के सर्वर से चलाई गई, तो मुझे एक बात बताओ, किसमें रिस्पॉन्स टाइम सबसे अच्छा बढ़िया आएगा? भाई इंडिया से चलाई जाएगी तो हो सकता है ये 1 मिनट में आ जाए, मतलब 10 सेकंड में आ जाए। ठीक है, इससे चलाओगे तो हो सकता है 20 सेकंड में आए, नहीं समझे? और इससे चलाई जाए तो मान लो जो है 50 सेकंड में आए। समझ में आ रहा है? लेकिन ईएफ कोड का रूल कहता है कि भैया भले ही डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या क्यों ना हो, लेकिन अगर आप एक बात बताओ, यूजर को कभी भी नहीं पता चलना चाहिए कि डेटा कहां से उठ के आ रहा है। क्योंकि अगर इसमें 5 सेकंड लगेगा, जैसे अगर 50 सेकंड लगा, तो ये बात तुरंत यूजर को पता चल जाएगी कि लग रहा है किसी दूसरे, लगता है कि सर्वर जो है दूसरे एनवायरमेंट में चला गया, अर्जेंटीना से कनेक्शन बना है, राइट। तो इसीलिए इसीलिए बेसिकली अगर अर्जेंटीना से डेटा आ रहा होगा तो यहाँ की जो बैंडविड्थ होगी वो हाई होगी, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हेलो?
ठीक है। इसकी बैंडविड्थ जो होगी वो थोड़ी सी मीडियम होगी, थोड़ी सी मीडियम होगी। है वो भाई, तुम लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक, ठीक है भाई। कोई भी बंदा तुमसे इंटरव्यू में पूछ लेगा इस रूल का मतलब क्या समझते हो, तो ये सब रियल टाइम क्वेश्चंस हैं, राइट। तो यही एक तरीका होता है कि मान लो जैसे तुम्हारा सर्वर जो है अर्जेंटीना में रखा है, तो तुम क्या करोगे, तो तुम बताओगे कि सर हम लोग बैंडविड्थ बढ़ा देंगे। आई बात समझ में? फिर आता है लास्ट जो रूल है जिसका नाम है नॉन सब वर्जन रूल। अब देखो, वर्जन का मतलब होता है अलग अलग वर्जन मेंटेन करना। इसमें क्या लिखा है, नॉन सब वर्जन रूल। इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखो, शायद तुमको पता होगा, सिस्टम डिजाइन पढ़ा है तुम लोगों ने कभी, वर्ड सुना है सिस्टम डिजाइन? सिस्टम डिजाइन सुना है? हाँ? सिस्टम डिजाइन ये कहता है कि दो, देखो, जनरली जब भी एज पर सिस्टम डिजाइन, ओ वो डिजाइन, वो भाई था डेटा, अरे यार, डिजाइन एल्गोरिदम था वो, ठीक है। डा की बात कर रहे होगे, डा की डिजाइन, सिस्टम डिजाइन एंड एनालिसिस, ठीक है। तो देखो, ये बेसिकली क्या कहता है, सिस्टम डिजाइन कहता है कि कोई भी एप्लीकेशन तीन लेवल पे डिवाइड होता है। पहला बोलते हैं हाई लेवल डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन। दूसरा बोला जाता है एमएलएल, लो लेवल डिजाइन। और तीसरा जो होता है उसे बोला जाता है एलएलएल, लो लेवल डिजाइन। सर ये क्या होता है? ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसका मीनिंग ये होता है भाई, एज पर सिस्टम डिजाइन, मतलब, अरे यार सॉरी, लो लेवल डिजाइन का मतलब क्या होता है, ये देखो, अब इसने एक चीज बोली है, इफ द इंटरफेस ऑफ द सिस्टम इज प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द लो लेवल रिकॉर्ड्स, then the interface must not be able to damage the system or bypass the security of the integrity constant। बेसिकली ये कह रहा है कि अगर आप लो लेवल डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो, अगर लो लेवल डिजाइन कर रहे हो, तो बेसिकली किसी भी एप्लीकेशन को इतनी परमिशन नहीं होना चाहिए कि वो आपके कॉन्स्ट्रेंट्स को, सिक्योरिटी को और इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब कर पाए। आई बात समझ में? ओके। सो if you are designing low level low if you are designing low level systems, low level systems, if you are designing low level systems, okay, uh, the application should not be able to bypass security constraints और इंटीग्रिटी। ये है सीधा सीधा मतलब। अगर मैं इसको और बेटर तरीके से समझाऊं, जैसे मान लो, एक सपोज एग्जांपल देता हूं, मान लो हम लोगों ने, हमारे वी हैव इम्प्लीमेंटेड चेक कांस्टेंट। हमने जो है चेक कांस्टेंट लगाया। कौन सा कांस्टेंट लगाया भाई? चेक कांस्टेंट, ठीक है। हमने चेक कांस्टेंट लगाया। अब चेक कांस्टेंट कैसे काम करता है, हमने लिख दिया चेक सैलरी बराबर ग्रेटर देन जीरो, मतलब जो सैलरी है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो लो लेवल का मतलब ये है, लो लेवल का एक्सेस का मतलब क्या है, लो लेवल एक्सेस का मतलब क्या है, कि जो सैलरी है वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए। तो अगर किसी ने ऐसा इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट सैलरी इक्वल टू -100, तो ये क्या है, ये कांस्टेंट को बाईपास कर देगा। आई बात समझ? कांस्टेंट को बाईपास कर देगा। अब तुम कहोगे सर क्यों बाईपास कर देगा? ये बाईपास इसलिए कर देगा क्योंकि ये जो -100 है, इसको ये समझ में नहीं आता कि भाई ये एक्चुअल में ये अ, है कि नहीं। आई बात समझ में? तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि इसमें कोई भी, मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है
मतलब आप इसमें ये भी समझ लो कि इसमें आप एक कॉन्सेप्ट ये भी इंप्लीमेंट कर सकते हो कि देयर शुड नॉट बी such access such access which can which enables user to perform SQL injections। SQL इंजेक्शन सुना है? एसक्यूएल इंजेक्शन एक ऐसा तरीका होता है जिससे क्या करता है आदमी, यूजर मतलब वो क्या करता है कि ऐसी क्वेरी लिख देगा, क्योंकि डेटाबेस का तो काम है क्वेरी को एग्जीक्यूट करना। तो वो क्या करेगा, वो ऐसी क्वेरी लिख देगा कि डेटाबेस समझेगा अच्छा ये क्वेरी है, और उससे वो क्या करेगा, तुम्हारे डेटाबेस में घुस जाएगा। तो बेसिकली वो ये कहता है कि आप जब भी एक्सेस वगैरह प्रोवाइड करें तो सिस्टम को तीनों लेवल पे ऐसा डिजाइन करें, मतलब हाई लेवल डिजाइन हो चाहे लो लेवल डिजाइन हो, मतलब चाहे मिड लेवल डिजाइन हो या लो लेवल डिजाइन हो, वो डिजाइन ऐसे होने चाहिए कि आदमी उसको बाईपास ना कर पाए। ठीक है, अगर वो बाईपास कर गया फिर गड़बड़ हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये है पूरे के पूरे जो है रूल्स। ठीक है, तो ईएफ कोड के ये सारे के सारे रूल हैं। अब बस दैट्स इट। आई होप ये बात तुमको समझ में आ गई होगी। तो मैं ये वाला जो पीडीएफ है ना, ये मैं तुम लोगों को शेयर कर देता हूँ। ठीक है,